हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट से संबंधित सभी एक्टिविटीज़ के सभी स्टेप्स हमने पूरे कर लिए हैं, जिसमें टोटल 5 स्टेप थे। सो अब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना पूरी तरह सीख गए। तो अब हम जो भी इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, आने वाली कुछ इलस्ट्रेशंस जो हैं वो पूरे टॉपिक पे होगी, जिसमें आपको कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से संबंधित इलस्ट्रेशंस आएंगी। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसको कैसे समझना है क्वेश्चन को, और उसके बाद इसका अकाउंट कैसे बनता है। और बिल्कुल वही 5 स्टेप लेंगे हम लोग जो हमने पहले लिए थे, जिनकी हमने वीडियोस ऑलरेडी कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, और जिसमें आपको 2023 और 24 दोनों के ही बैलेंस दिए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन में तो दोनों बैलेंस दिए होते हैं और कुछ क्वेश्चन में सिंगल बैलेंस दिया होता है। तो फिलहाल 2 बैलेंस दिए हुए हैं, तो इनमें आपको ज़्यादातर डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है? सिंगल बैलेंस में आपको डिफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें सीधा-सीधा जो बैलेंस है वही आपको लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 बैलेंस शीट से डेटा निकाल के दिया हुआ है, देखते हैं। सबसे पहले तो सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको पता है यहाँ से हम प्रॉफिट शुरू करते हैं, मतलब ये जो कैलकुलेशन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, यहाँ से शुरू होती है। ठीक है? उसके बाद बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए, बिल्स रिसीवेबल क्या होता था? ये एक तरह की करंट एसेट्स होती थी, करंट एसेट्स। तो ये कौन से स्टेप में आएगा? ये आएगा स्टेप नंबर 3। याद है आपको? वर्किंग कैपिटल वाला हमने स्टेप नंबर 3 किया था, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में उसके बाद जब ऐड और माइनस करते थे तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज करते थे। तो ये उस वाले स्टेप में आपको लिख देना है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट था वो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, आपको पता है स्टूडेंट्स। और ये स्टेप नंबर 2 में आएगा, स्टेप नंबर 2 में, और प्लस होगा। ठीक है? अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या था? आपको याद होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है? उसके बाद हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो है उसमें से प्लस माइनस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, यही स्टेप 2 में आपको डेप्रिसिएशन जो है वो वहीं पे प्लस माइनस करना होता है, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये इसका मतलब है उधार का रेंट। हमारे ऊपर ये लायबिलिटी है और स्टूडेंट्स इसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये भी स्टेप नंबर 3 की ही एक्टिविटी है, उसी में एडजस्टमेंट होगी। प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस का पैसा या इंश्योरेंस का प्रीमियम जो होता है वो हमने पहले ही दे दिया है, उसके समय से पहले। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ये करंट एसेट्स हो जाती है। ठीक है? जल्द से जल्द ये एडजस्ट हो जाएगी, तो करंट एसेट्स में ये काउंट होती है और ये भी स्टेप 3 में आ जाएगी। तो स्टेप 3 की काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। गुडविल की बात करें स्टूडेंट्स, तो गुडविल जो है वो हमारी एक एसेट होती है, और वो भी इंटेंजिबल एसेट होती है। याद कीजिए, 2 ट्रांजैक्शन पढ़ी थी हमने, एक तो डेप्रिसिएशन वाली और एक एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स वाली। तो स्टूडेंट्स, ये भी वैसे तो स्टेप 2 में आता है, लेकिन इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है? तो इसको बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो गुडविल कम हुआ है इस साल, तो इसका मतलब गुडविल एमोर्टाइज हुआ है। ठीक है? तो ये तो हमारा स्टेप 2 में ही जाएगा, क्योंकि गुडविल की वैल्यू कम हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ी होती तो उसको आप देखिए, इसमें डेप्रिसिएशन और गुडविल एमोर्टाइज्ड ही आता है, याद कीजिए। तो गुडविल की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसका मतलब है वो इसका केस नहीं हो सकता। अब वो किसका केस है? स्टूडेंट्स, गुडविल की वैल्यू सिर्फ एक ही वजह से बढ़ती है कि आप गुडविल परचेज करें। ठीक है? आपको पता है ना, गुडविल परचेज आपने पढ़ा है, जो पार्टनरशिप वाली बुक है उसमें गुडविल चैप्टर है। तो 2 तरह के गुडविल होते हैं, गुडविल वैल्यूड और गुडविल परचेज्ड। तो गुडविल परचेज अगर आपने किया है तभी गुडविल की वैल्यू बढ़ सकती है। ठीक है? और जो बढ़ी हुई वैल्यू होगी वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगी, ऑपरेटिंग में नहीं आएगी। यहाँ पर आप साफ-साफ लिखा देख सकते हैं, इफ गुडविल डिक्रीजेस इट विल बी शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे कि यहाँ पर हम इसको ऑपरेटिंग में ही दिखाएँगे। लेकिन अगर गुडविल इंक्रीज़ हुआ होता, इट मीन्स दैट इट इज़ परचेज्ड गुडविल एंड विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इसको आप किसी एक पेज पे इंपॉर्टेंट नोट्स बना के, सारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, ताकि आप भूलें ना।
ठीक है, गुडविल का किस्सा भी हमने निपटा लिया है। इन्वेंट्रीज मतलब होता है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स स्टेप 3 में आता है। प्लस होगा माइनस, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, सारी चीज़ें हमने पहले तो नोट कर ली हैं। अब हम अपना टेबल बनाना शुरू करेंगे, जिसमें अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स, सरप्लस से सारी कहानी शुरू होती है। तो चलिए ये वाली चीज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है, तो यहाँ से हमने शुरू कर दिया क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है आपको। ठीक है, हमेशा तो 3 लाख में से 2 लैक्स जब जाएंगे, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे 3 लैक्स है और इसमें आप माइनस कर दीजिए 2 लैक्स, तो आपका जो आंसर आएगा 1 लाख, वो आपको यहाँ पे बाहर लिख देना है सीधा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप जो हमारा चल रहा है, यहाँ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, और उसमें याद कीजिए क्या था स्टूडेंट्स, उसमें अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, या डिविडेंड हो गया, या रिजर्व में अगर कोई पैसा भेजा है तो वो हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्टेप 1 का तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो स्टेप 1 का जब कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम सीधा स्टेप 2 वाला जो पॉइंट है वहाँ से शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्टेप का कुछ भी नहीं दिया हुआ तो उसकी हेडिंग मत डालिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे ऐड और लेस कर रहा हूँ। और ये ऐड और लेस क्या होगा, ये होगा नॉन कैश, नॉन कैश, यहाँ पे एक एरो डाल देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जितनी भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसमें कौन सी होती थी स्टूडेंट्स, नॉन कैश में डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेशन, और उसके अलावा जो गुडविल होता था, गुडविल एमोटाइज होता है, या कोई भी इंटेंजिबल वैल्यू है उसकी अगर कम होती थी इंटेंजिबल एसेट्स की, तो यहाँ पे आता था। उसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से संबंधित था, ऑपरेटिंग से संबंधित नहीं होता। ठीक है, या आपने कोई एसेट्स खरीदी है, बेची है, उसमें फ़ायदा नुकसान हो गया, वो भी इन्वेस्टिंग से संबंधित होता था, तो ऐसी चीज़ें आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 चीज़ें दी हुई हैं और दोनों ही एक्सपेंस हुआ है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये आप अंदर की तरफ लिखिएगा, और जो इन दोनों का बैलेंस है वही लिखना है आपको, मतलब डिफरेंस जो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 का डिफरेंस है, तो वो लिख देते हैं, ये लीजिए। उसके बाद अब गुडविल की बारी होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुडविल एमोर्टाइज्ड, गुडविल एमोर्टाइज्ड, गुडविल की वैल्यू कम हुई है ना, कितने से कम हुई है, 40,000 से। क्या स्टेप 2 में और कुछ था, नहीं था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे, लेस वाला आइटम कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइंस डाल लेते हैं। तो ये लीजिए, लाइन डाल ली मैंने, और उसके बाद एक यहाँ तक भी लाइन डालिएगा, क्योंकि इसको हमको जोड़ना पड़ेगा उसमें। 60,000 यहाँ पे हो चुका है, और जैसे कि आप जानते हैं ये 60,000 जो है ये 1 लाख में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1,60,000। और ये क्या आया है, अब देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो ये सीधा जो थर्ड हेडिंग थी ना वो आ गई यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एरो डालना, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा स्टेप 2 जो है वो खत्म हो चुका है। अब स्टेप 3 जो है वो शुरू होगा। स्टेप 3 में क्या होता था, हम लोग कुछ ऐड करते थे, कुछ लेस करते थे, तो आइए देख लेते हैं, ऐड और लेस। अब हमको कैश से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो देखनी है, और कैश से हिसाब से चलना है, कैश के हिसाब से। मतलब अगर आपको कैश आता हुआ दिख रहा है कंपनी में तो आप उसको ऐड करेंगे, कैश जाता हुआ दिख रहा है तो लेस करेंगे। और इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ वाली ही चीज़ें आएंगी, जो कि यहाँ पे स्टेप 3 में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल में देखिए स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होती है, और यहाँ पे देखिए एसेट 40,000 से बढ़ रही है,
और जब भी एसेट बढ़ रही है इसका मतलब कैश हमारा गया होगा, तभी तो एसेट बढ़ी, है ना? एसेट बढ़ने का मतलब कुछ एसेट आई, और कैश जब गया होगा तभी एसेट आई होगी, तो यहाँ पर आप लिखना बिल्स रिसीवेबल लेस में, बिल्स रिसीवेबल आ गया लेस में, तो यहाँ पे आ गया 40,000। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी है, तो हमारी जो लायबिलिटी हुई है वो बढ़ी है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारे पास पैसा आया होगा, है ना? उधार लिया है हमने, तो इसका मतलब कैश जो है वो आया होगा, तो यहाँ पर आप लिखना आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है? तो 16,000 से 40,000 हो गया सीधा, तो ये 24,000 रुपये का जो फ़र्क आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है 24,000। इतना क्लियर है? ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि एक एसेट है, एसेट कम हुई है स्टूडेंट्स, तो एसेट कम हुई है इसका मतलब हमने कोई सामान बेचा है, आप ऐसा समझ लीजिए, है ना? तो एसेट कम हुई है, कोई सामान बेचा है, तो कैश आया होगा हमारे पास, तो यहाँ पर आप ऐड कीजिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से कम हुआ है? 2,000 से कम हुआ है। क्लियर है? चलिए एक और देख लेते हैं। इन्वेंट्रीज़ देखते हैं स्टूडेंट्स, इन्वेंट्रीज़ जो है वो बढ़ी है यहाँ पे, है ना? 40,000 से बढ़ी है, तो इसका मतलब हमने सामान खरीदा होगा, और सामान खरीदा होगा तो कैश हमारे पास से गया होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन्वेंटरीज़, इन्वेंट्रीज़ जो है वो बढ़ी है 40,000 से। इतना क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड करते जाएँगे और माइनस करते जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइन लगाया है, और इसके बाहर भी मैं इस तरह से एक लाइन खींच दूँगा। तो स्टूडेंट्स देखिए 24 + 2 कितना हो गया? 26 हो गया ना? तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा 26,000। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड होना है। तो ये हो गया 186,000। ठीक है? चलिए अब क्या होना है? अब क्योंकि लेस वाला अमाउंट भी हमको करना है, तो यहाँ पे मैं बड़ी सी लाइन खींच दूँगा इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर मैं 80,000 लिख देता हूँ, जो कि लेस होना है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये क्या आ गया? देखिए 1,06,000 आ गया। अच्छा, अब ये क्या आया है? वैसे तो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आया है ना? इसके बाद क्या आता था हमारा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद एक और स्टेप होता था जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आता था, और फाइनली क्या आता था? कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, ना यहाँ पे इनकम टैक्स जैसा कुछ दिया हुआ है, और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम सीधा-सीधा यहाँ पर आंसर लिख देंगे, और यही हमारा आंसर आया है। और ये क्या आया है स्टूडेंट्स? देखिए पॉज़िटिव में है ना आंसर। आंसर जब पॉज़िटिव में होता है तो आपको क्या लिखना है? कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? तो जिस चीज़ का, जिस टैब का आपको कुछ भी नहीं दिया हो ना स्टूडेंट्स, उस टैब को आपको काट देना है। उस टैब की हेडिंग नहीं डालनी है आपको। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो कैश फ्लो से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आता है, ठीक है? जितना भी आपका कैश फ्लो हुआ है, वो आपको यहाँ लिख देना। अगर ये माइनस में आया होता तो यहाँ पे आप लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बड़े सिंपल तरीके से मैंने बताया। ये नोट वाला पॉइंट आप ज़रूर कहीं किसी पेज पे आप नोट डाउन कर लें, और इसको आगे अपने तरीके से इसको लगाएँ भी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आया। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन